है कि प्राकृतिक संसाधनों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। जैसे में कि प्रकृति में पाए जाने वाले मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जो मतलब कि मनुष्य के उपयोग में हो उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। जिसमें वायु, जल, मिट्टी, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि प्राकृतिक संसाधन के ये सब क्या हैं? तो ये सब क्या हैं? उदाहरण हैं। कौन कौन सा? तो वायु, जल, मिट्टी, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों को किस तरह से सुरक्षित किया रखा जा सकता है? प्राकृतिक संसाधनों को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है? तो पहला बात यह है कि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग हम कम से कम करके उसके बदले किसी अन्य स्रोत पर निर्भर करके, ठीक है, यानी कुछ ऐसा उपाय लगाया जाए, ठीक है, कि प्राकृतिक संसाधन कम से कम यूज हो। प्राकृतिक संसाधन कम से कम यूज हो, जिसमें पेट्रोलियम ये कम से कम यूज हो, ठीक है, और ओकर जगह पे कोई अलग मतलब कि कोई अलग उपाय लगाया जाए। जैसे में 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए जैसे पेट्रोल यूज, ठीक है, तो अब सिस्टम कौन सा है? तो बैटरी सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम। तो ये सब नया विकल्प है, न्यू विकल्प है, ठीक है, इस तरीक़ा से। और किया जा सकता है कृत्रिम संसाधन को भी बढ़ावा देकर भी हम संसाधनों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। कृत्रिम संसाधन यानी अपने से कुछ बनाकर, ठीक है, जैसे सोलर सिस्टम एक तरीके से कृत्रिम संसाधन है, ठीक है, इसे यूज कर और जो भी है हैंडपम्प के यूज में भी और वाहनों के यूज में भी किया जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से। अगला है क्वेश्चन कि नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यूरेनियम एक तरीके से यूरेनियम क्या है? तो भारी द्रव्यमान का पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी किया जाता है और या की जाती है और यह हल्के नाभिकों में टूट जाता है, ठीक है। यूरेनियम पर भारी द्रव्यमान पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी किया जाता है और यह हल्के नाभिकों में टूट जाता है तथा विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी यूरेनियम के अगर तोड़ा जाए तो विशाल मात्रा में क्या उत्पन्न हो? ऊर्जा। विशाल मात्रा में ऊर्जा, विशाल मात्रा में यानी थोड़ा बहुत ना, बल्कि बहुत मात्रा, बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होता है और इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा ही कहते हैं। इसी ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहते हैं? तो नाभिकीय ऊर्जा। यानी यूरेनियम पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी किया जाए। अगर यूरेनियम पर न्यूट्रॉन से बमबारी कराया जाए, यूरेनियम पर किससे बमबारी किया जाए? न्यूट्रॉन से, तो और यह हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तो यह यूरेनियम कैसा नाभिकों में टूट जाता है? तो हल्के, ठीक है, नाभिकों में टूट जाता है तथा विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कैसे मात्रा में? तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसी ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहते हैं? तो नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। कंप्लीट है यहाँ तक ना? क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि जीव मंडल से आप क्या समझते हैं? जीव मंडल से आप क्या समझते हैं? तो जीव मंडल या जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर यानी लेवल है। संसार के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र एक साथ मिलकर जीव मंडल का निर्माण करते हैं। यानी संसार के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र, ध्यान में रखने वाली बात यही है कि संसार के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र मिलकर, एक साथ मिलकर जीव मंडल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तो जीव मंडल का निर्माण करते हैं। यानी जीव मंडल जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर है। जीव मंडल जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर है और संसार के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र जितना भी है वो सब, ठीक है, या परितंत्र, ये सब एक साथ मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं? तो जीव मंडल का निर्माण करते हैं। क्लियर यहाँ तक ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 वन उत्पादों का पता लगाइए जो किसी उद्योग के आधार हैं। उद्योग के आधार हैं। आधार जैसे में तेंदुपत्ती का उपयोग, तेंदुपत्ती यानी जो बीड़ी बनाने में जो उपयोग हुआ पत्ती ना, जो पत्ता, ठीक है, वो कौन सा पत्ता है? तो तेंदुपत्ती। तो तेंदुपत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने में और यूक्लिप्टस
बांस के पेड़ों का मतलब उपयोग कागज मिल में या दो वन उत्पाद हैं, मतलब ये जो दोनों वन उत्पाद हैं, ठीक है, जो इनके उद्योग के आधार हैं। यही दोनों जो वन के उत्पाद हैं जो उद्योग के आधार हैं, ठीक है। कौन कौन से आधार हैं? तो बीड़ी बनाने के लिए कौन कौन सा, यानी कोची तेंदुपत्ते का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो बीड़ी बनाने में तेंदुपत्ता का उपयोग, ध्यान में रख, तेंदुपत्ता का उपयोग किस चीज़ को बनाने में? तो बीड़ी बनाने में। और यूकलिप्टस बांस का उपयोग, आई मीन इसका उपयोग किस चीज़ के लिए? तो कागज बनाने में, ठीक है, कागज मिल में कागज बनाने में, ठीक है। अगला है कि रेडियोधर्मियता किसे कहते हैं? रेडियोधर्मियता किसे कहते हैं? ऐसी परिघटना है जिसमें कुछ तत्वों के परमाणु नाभिकों के विखंडन के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन यानी बीटा कण तथा गामा किरणों वैद्युत चुंबकीय विकिरण का स्वतः उत्सर्जन होता है। कैसे उत्सर्जन होता है? स्वतः उत्सर्जन होता है। यानी ऐसी परिघटना, यानी ऐसी घटना जिसमें कुछ तत्वों के परमाणु नाभिकों के विखंडन के परिणाम स्वरूप, अब जब नाभिक टूट जाए तो विखंडन के परिणाम स्वरूप, टूटने के बाद, ठीक है, विखंडन के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन यानी बीटा कण तथा गामा किरणों वैद्युत चुंबकीय विकिरण, मतलब कि गामा किरण वैद्युत चुंबकीय विकिरण का स्वतः क्या होता है? गामा किरण का स्वतः क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो रेडियोधर्मियता किसे कहते हैं? तो इसी को कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसी परिघटना है जिसमें कुछ तत्वों के परमाणु नाभिकों के विखंडन के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन तथा गामा किरणों का स्वतः उत्सर्जन होता है, इसी को कहते हैं रेडियोधर्मियता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? ठीक है, दो जीवाश्म ईंधन के नाम लिखें। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? दो जीवाश्म ईंधन का नाम लिखें, जिसमें लाखों वर्ष पूर्व जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो लाखों वर्षों पूर्व जैव मात्रा, ठीक है, के अपघटन से प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे में कि अगर कोयला हो या पेट्रोलियम, ये सब कैसा है? तो ये सब कैसा ईंधन है? तो ये सब जीवाश्म ईंधन है। जैसे अगर उदाहरण पूछ दिया जाए कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण बताएं, ठीक है, तो कौन कौन सा है? तो कोयला और पेट्रोलियम कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। क्वेश्चन है ना कि मानव के किन क्रियाकलापों ने गंगा को प्रदूषित किया है? कौन कौन सा कारण है जो गंगा को प्रदूषित किया मानव के चलते? तो कारण है नहाना, कपड़े धोना, मृत व्यक्तियों के राख व शवों को बहाना, ठीक है। मृत व्यक्ति है, जैसे लाश है, तो गंगा में दहा देना एकदम डायरेक्ट, ठीक है। उसका राख है, गंगा में विसर्जन करना, दहाना, जिसके चलते उद्योगों द्वारा उत्पन्न रासायनिक उत्सर्जन आदि मानव के क्रियाकलाप है जिनसे गंगा प्रदूषित हो गई है। जैसे उद्योग कंपनी वगैरह भी है ना, उनसे निकलने वाला पानी, कचरा, जो भी सब गंगा नदी में फेंका जाने से, ठीक है, कारण कुछ ही है, प्रदूषित हो जाना, गंगा नदी का प्रदूषित होना, यही सब क्रियाकलाप है, यही सब काम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं? हमारे ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ध्यान इधर, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव होने से पृथ्वी की सतह तथा उसके वायुमंडल का ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी सबसे पहला पॉइंट यही है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी की सतह तथा उसके वायुमंडल का ताप, जैसे कि अगर पृथ्वी पूरा निचला वाला स्तर, जैसे पृथ्वी पूरा गर्म हो जाए तो वायुमंडल भी पूरा गर्म, ठीक है। जब पृथ्वी गर्म तो वायुमंडल भी पूरा गर्म, ठीक है। और वायुमंडल का ताप अत्यधिक बढ़ जाने से, और अगर जैसे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाए तो वायुमंडल का ताप बढ़ जाएगा, और अगर वायुमंडल का ताप बढ़ गया, ठीक है, तो उसके बढ़ जाने से मानव तथा जंतुओं का जीवन कष्टदायी हो जाएगा।
अगर वायुमंडलीय तापमान बढ़ गया तो, ठीक है, बढ़ जाए तो। तथा पेड़ पौधे का स्वास्थ्य पर भी बुरा असर प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि पेड़ पौधा भी खत्म और व्यक्ति तो ऐसे ही खत्म। ये है ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने का मुख्य उपाय क्या क्या है, मतलब क्या है। अगर पर्यावरण को बचाना है तो मुख्य उपाय क्या है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए मुख्य उपाय है वृक्षारोपण करना। पहला बात क्या करना, तो वृक्षारोपण करना, ठीक है। सीएनजी धुआं रहित चिमनी इत्यादि का प्रयोग करना। इससे प्रदूषित हवा, पानी एवं मिट्टी को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर वृक्षारोपण किया जाए, यानी वृक्ष को लगाया जाए, पेड़ को लगाया जाए, पौधा लगाया जाए ताकि पेड़ बने, ठीक है। तो इससे और सीएनजी धुआं रहित चिमनी का इस्तेमाल किया जाए, तो इन सब को इस्तेमाल करने से प्रदूषित हवा का अंत होगा, ठीक है। पानी और मिट्टी स्वच्छ होगा ये, और जब इतना होगा तो पर्यावरण को बचाया जा सकता है, पर्यावरण को बचाया जा सकता है, ठीक है। इतना तक। अगला क्वेश्चन है कि बाघ संरक्षण योजना क्या है। बाघ संरक्षण योजना क्या है, ठीक है। बाघ संरक्षण योजना क्या है, इसे कब लागू किया गया था। तो इसे लागू किया गया था 1995 में, लागू किया गया था 1995 में। जंगल के लगातार कटने के कारण बाघ की संख्या घटती जा रही है, ठीक है। जंगल अगर लगातार कटा जाए तो बाघ की जनसंख्या दिन पर दिन क्या होती जा रही है, तो घटते जा रही है। इसे बचाने के लिए बाघ संरक्षण योजना तैयार किया गया है, ठीक है। जंगल को बचाने के लिए ना, मतलब कि एक तरीके से बाघ को बचाने के लिए, ठीक है। जब जंगल बचे तो बाघ भी बचे, इस तरीके से, जिसके अंतर्गत 28 टाइगर रिजर्व भारत में खोला गया है। यह योजना भारत सरकार के साथ WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का भी है। इसे भारत में 1995 में लागू किया गया था। यानी बाघ संरक्षण योजना क्या है, तो बाघ को बचाना है, ठीक है, बाघ को बचाना है, यही है बाघ संरक्षण योजना, ठीक है। और इसके लिए नियम कानून है, ठीक है। इसे बचाने के लिए बाघ संरक्षण योजना तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत 28 टाइगर रिजर्व में खोला गया है। और यह योजना भारत सरकार के साथ WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का भी है। इसे भारत में कब लागू किया गया था, तो 1995 में इसे लागू किया गया था।